नमस्कार मित्रों, वेलकम आप ही की अपनी चैनल लोटस वर्ल्ड में। मैं विपुल हरिया आज का जो प्रोग्राम है उसका होस्ट हूँ और मेरे साथ में है हमारे परम मित्र ज्ञानी, सब्जेक्ट मैटर पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाले राकेश भाई गंजू। वेलकम राकेश भाई। नमस्कार विपुल भाई। कैसे हैं सर? एकदम फ्रेश लग रहे हैं आज, क्या बात है? एक्चुअली गर्मी का मौसम है और यहाँ पे ठंड लग रही है, तो मौसम पूरा चेंज है। मेलबर्न में टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री का है, जो कि आजकल 30 से 32 डिग्री के आसपास होता है। तो होना चाहिए। होना चाहिए था। रजायां सभी हमने उठा दी थी, 2 दिन से हमने वापस निकाली है, तो उसी खुशी में हम एंजॉय कर रहे हैं इस ठंडी को भी दोबारा। अच्छा, चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं अपन। पहले तो टॉपिक आज का है जो भारतवर्ष में 3 एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो बिल्स या ऑर्डिनेंस जो पास कराए गए हैं, तो उनके ऊपर अपने हल्की सी एक बात करेंगे, एक टच करेंगे। सबसे पहले वो 3 बिल कौन से हैं, वो आप एक बार अपने हमारे श्रोताओं को बताएं। नाम बहुत लंबा है, आई होप आप देख करके भी बता सकते हो। आई थिंक शुडंट बी अ इशू। सिंपल मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा। आई वोंट गो इन द टेक्निकलिटी ऑफ द बिल वगैरह। उसका जो नाम है, जो पहला जो बिल, उसमें जो 3 बिल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स बिल एक है, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 3 ऑर्डिनेंस, सॉरी, जो 3 जो ये ऑर्डिनेंसेस उन्होंने जो लाए हैं पार्लियामेंट में, तो ये तीनों जो है, इट्स नथिंग बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है दिस इज ए फार्मर्स रिफॉर्म बिल। ये रिफॉर्म हो रहा है। अगर आप हम जाएंगे रिफॉर्म के ऊपर, रिफॉर्म क्या होता है कि काया पलट कर देना। अगर हम रिफॉर्म को डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, रिफॉर्म एज कि काया काया पलट देना। कि जैसे अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, आज से 20 साल पहले क्या शक्ल थी उसकी, आज क्या शक्ल है उसकी, तो जो आज शक्ल है तो उससे पूरा अलग ही है। अगर आप 20 साल पहले अहमदाबाद गए होंगे और आज जाओगे, आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल होगा आपको वो जगह पे जाना जहां पे आप रहते थे, कि उन जगहों पे पता करना। मैं जम्मू का वासी हूँ, मुझे भी आजकल बहुत दिक्कत होती है। जब मैं जम्मू जाता हूँ मुझे पूछना पड़ता है, जबकि मेरा पूरा बचपन वहीं पे गुजरा है। तो उसको बोलते हैं काया पलट करना, जिसको हम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिफॉर्म। जो एनडीए की गवर्नमेंट बोल रही है कि इट्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म या फार्मर्स रिफॉर्म बिल जो 3 लाई है। सबसे पहले हम इसमें बेसिक चीजें समझते हैं कि 3 बिल्स क्या है। जो पहला ऑडियंस है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको बोलते हैं प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑडियंस 2020। इसका जो टेक्निकलिटी है जो कि लिखा गया, इट अलाउज इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बियॉन्ड द फिजिकल प्रेमाइसेस ऑफ एपीएमसी मार्केट। ये है छोटा मोटा लाइन। अभी पहले हम बात करते हैं कि ये पहले क्या था, क्योंकि देखो किसी भी एक्ट को समझने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ही आवश्यक होता है कि ये क्या था। पहले क्या एक्ट था कि अगर आप गुजरात के रहने वाले हो, आप गुजरात में फार्मिंग करते हो, आप महाराष्ट्र में सामान नहीं बेच सकते हो, पहली चीज। और आपको एक प्रोसेस दिया हुआ है, आपको एक फ्लो दिया हुआ, आपको एक मीडियम दिया हुआ, आपको वही फॉलो करना है बेचने के लिए। यू कैन नॉट सिलेक्ट योर ओन मीडियम, जो कि एपीएमसी मंडी वगैरह में उतना टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा इस समय, बिकॉज अगर हम जाएंगे तो 3-4 घंटे भी इस बिल को समझने के लिए कम लगेंगे। सो मैं एपीएमसी एक्ट पे नहीं जाऊंगा, जो कि इस ऑडियंस से रिलेटेड है। अगर आपको इस ऑडियंस को डीपली पढ़ना है, समझना है, तो पहले एपीएमसी एक्ट पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या उसमें खामियां थी, तो तब आपको पता चलेगा। सो डायरेक्टली आपको ये 18 बिल पेज का जो बिल है, इसको पढ़ने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हर एक ऑडियंस के अगेंस्ट एक ओल्ड बिल है, उसको पढ़िए, एपीएमसी एक्ट को पढ़िए, आपको फिर समझ आएगा। तो पहली चीज तो क्या थी कि अभी आपको प्रिस्क्राइब रूल दिया था गवर्नमेंट ने कि भैया आपको ऐसे ही बेचना है। उसमें कुछ स्टेट्स थी, जिसमें से मध्य प्रदेश एक थी, महाराष्ट्र थी, कर्नाटक थी, जहां पे ये ऑडियंस ऑलरेडी अप्लाई था। महाराष्ट्र में किसान, अभी भी आप देखोगे पूना मुंबई में, वहां पे शेतकरी मार्केट लगता है। शेतकरी मार्केट क्या होता है कि जो किसान लोग हैं वो खुद से ही आते हैं, अपना प्रोड्यूस लाके वो मार्केट में, मंडी में बेचते हैं लोगों को। B2B नहीं, B2C, जिसको हम पूना मुंबई में शेतकरी मार्केट बहुत मशहूर है आजकल। तो वो अभी भी वहां पे है, कर्नाटक में है,
वो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है, कुछ नया नहीं है। अभी इसको इन्होंने एक बड़े पैमाने पे इंप्लीमेंट किया हुआ कि अभी इस एक्ट के तहत क्या बोलता है कि किसान, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, वो भी अपने लिए भी अन्नदाता बनेगा। ही वो किसान विल डिसाइड कि उसको अपने अनाज के साथ क्या करना है। कोई बिचौलिया, कोई इंटरमीडिएटर, कोई मिडिल मैन नहीं बताएगा भाई तेरा अनाज ऐसा है, इसको मैं इतना रुपये दूंगा और यहीं पे बेचना पड़ेगा। कोई दूसरा बंदा उसको नहीं बताएगा। किसान खुद डिसाइड करेगा भैया उसको ये अनाज कब बेचना है, कहाँ पे बेचना है, मंडी में बेचना है कि एपीएम ये क्या बोलते हैं इसको, जो इंडियन फूड डिपार्टमेंट के स्टोर्स होते हैं, गोदाम होते हैं, वहां पे बेचना है कि मार्केट में बेचना है। या अगर आप गुजरात के किसान हो, आपको मध्य प्रदेश में अच्छा रेट मिलता है, मध्य प्रदेश में बेच सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। इवन कि यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट आल्सो नाउ। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। ये हो गया ये पहला वाला एक्ट। मैं इसके बाद पहले सभी तीनों एक्ट को बताता हूँ कि संक्षेप में बताऊंगा, उसके बाद तीनों के प्रोज और कौन बताऊंगा। जो दूसरा एक्ट है इसको बोलते हैं फार्मर्स एग्रीमेंट ऑडियंस क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सिंपल चीज इसको अब समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑडियंस बोल सकते हैं। जो लीगल है कि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, शॉर्टकट में बताऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑडियंस है ये। तो ये अभी भी होता था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर आप विपुल भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में हूं, मेरे दोस्त लोग बहुत सारे यूएस में हैं, कोई यूके में है। तो होता क्या है वहां पे, वॉलमार्ट आपको पता, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक रिटेल चेन है वो है वॉलमार्ट की। अब मैं मैक्सिको में 6-8 महीना था। मैक्सिको में मैं ऐसे ही एक बारी हम घूमने गए थे फार फ्लंग एरिया में। मुझे बहुत नेचर का प्यार है तो मैं जाता रहता हूँ जंगल वगैरह, गांव वगैरह में। तो वहां पे एक फार्म है, बहुत बड़ा फार्म था। ऐसे ही वहां पे मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है। बोला कि ये फार्म हमारा है बट इट्स कंट्रोल्ड बाय वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ 10 साल तक। 10 साल तक हम जो भी उगाएंगे वॉलमार्ट लेके जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि आपको उसके बदले क्या मिलेगा। बोले एक तो वो हमारा पूरा मेंटेनेंस का खर्चा जो भी हमको लगता है, प्लस जो भी प्रोड्यूस की क्वालिटी होती है, ग्रेडिंग, ऑलरेडी ग्रेडिंग हैव बीन डिसाइडेड कि किस ग्रेड का माल आपके फील्ड से प्रोड्यूस होगा, उसके ग्रेडिंग के हिसाब से रेट चार्ट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। 10 और ये जैसे आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं, रेंट एग्रीमेंट में एक पॉइंट लिखा होता है कि अगले साल अगर ये रिन्यू होगा तो 5% रेंट बढ़ेगा या 10% रेंट बढ़ेगा। वैसे ही वहां भी लिखा हुआ है, अगर ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले साल आपको एक्स अमाउंट होगा, दूसरे साल इट विल इंक्रीज। वो परसेंटेज भी लिखा होता है, सब कुछ। इवन कि मैंने बोला कि अगर किसी समय आपका लॉस हो गया, बोला कि जितने हमारी मेहनताना है उतना हमको मिलता है, बाकी पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि लॉस है वो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है ना करता, दोनों केस में वो लॉस था। लेकिन हमें जितना हमारी लागत लगी होती है तो हमको कुछ पार्ट उसका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मैंने उनसे पूछा एक और प्रश्न कि अगर आप तोड़ना चाहते हो एग्रीमेंट, बोलते हैं कि एग्रीमेंट अगर आप तोड़ना चाहोगे, यू कैन नॉट ब्रेक इन बिटवीन ऑफ द ईयर। एक बार कल्टीवेशन हो गया उसके बाद आप एग्रीमेंट तोड़ सकते हो, लेकिन आपको पहले से ही नोटिस देना पड़ता है वॉलमार्ट को कि भैया मुझे आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना है, आई वोंट बी एक्सटेंडिंग इट। तो ये चीजें सब कुछ है, सब एक चीज है। लेकिन वैसा ही अब इंडिया में ऑलरेडी था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं सिंपल से बताता हूं विपुल भाई, आपने एक बर्गर की दुकान खोली है, आपको आलू लगने वाले हैं, आपको मंथली आलू कम से कम 200 क्विंटल लगते हैं। आप मंडी से खरीदोगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। आप क्या चाहते हो कि जो मंडी वाला बंदा किसान से 10 रुपए पे खरीद के आपको 16 रुपए पे बेचता है, आप 12 रुपए पे खरीदो, किसान को 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे और आपको 4 रुपए बच जाएंगे। तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली आप किसान के पास जाते हो, बोलते भैया इस साल का जो तुम्हारा प्रोड्यूस है वो मुझे देना, मैं पैसे देता हूं। फिर वो एग्रीमेंट होगा, क्या होगा दैट इज। और इस समय भी था, इस समय अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में चलती है। वो कैसे चलती है कि यू हैव टू गो वाया मिडिल मैन ओनली, यू कैन नॉट डायरेक्ट। अगर विपुल भाई आपको एक किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी, देयर शुड बी वन ऑथराइज्ड ट्रेडर जिसके पास ट्रेडिंग लाइसेंस हो। आपका एग्रीमेंट उसके द्वारा ही जाएगा और वो कमीशन खाएगा आपसे 3%, किसान से 3%। तो ये है। लेकिन इट वाज देयर, ऐसी बात नहीं है कि हमने सुबह नींद से हम उठे और हमको पता चला भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि डेली हमने जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हमको, सच बोला उससे पहले मुझे पता नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन वर्ड क्या होता है। उस दिन मुझे पहली बार ही पता चला। वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आते गए, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने सुना नहीं है।
वंचित हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत इंडिया में ऐसा चलता था। तो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बिल। जो थर्ड पार्ट ऑफ द बिल है वो बोलता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पहले पता होना चाहिए ये इस बिल को समझने के लिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर आपको पता होगा, जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था भारत में, तब भारत ने मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट और बहुत सारी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी में ऐड किया था। अब एसेंशियल कमोडिटी होती क्या है? एसेंशियल कमोडिटी वो कमोडिटी होती है, वो चीज होती है, वो वस्तु होती है जो कि दुर्लभ नहीं हो, दुर्लभ हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बगैर आप जी नहीं सकते हो। जैसे फंडामेंटल राइट होता है जीने के लिए, वैसे एसेंशियल कमोडिटी भी जरूरी है। आप पानी के बगैर नहीं जी सकते हो। आपको खाना चाहिए, खाने में क्या, बर्गर के बगैर जी सकते हो आप, लेकिन चावल के बगैर, आटे के बगैर नहीं जी सकते हो। शुगर, नमक, ये जो चीजें हैं दे कम अंडर एसेंशियल कमोडिटी। इवन कि चावल पे, नमक पे टैक्स भी नहीं होता है। देयर आर सम आइटम्स जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता है, गेहूं पे भी नहीं लगता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटी होने के बावजूद भी उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, क्योंकि उसके बगैर बंदा जी नहीं सकता। कुछ दालें हैं, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सभी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाती है। तो अब आपने तीनों चीजें देखा। अभी एसेंशियल कमोडिटी बिल में क्या किया हुआ है कि पहले, विपुल भाई, मैं एक ट्रेडर हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ा गोदाम है, मैं आलू स्टोर करता हूं। मेरे पास आलू, पता आपको, आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है। मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है बड़ा, ठीक है। मैं एक लाख क्विंटल आलू स्टोर कर सकता हूं, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि मैं 50,000 क्विंटल ही स्टोर कर सकता हूं। और विपुल भाई, आपने अपना आलू बेचा, मैंने ले लिया, 2 और फार्मर से मैंने आलू ले लिया, ठीक है। अभी क्या होता है कि मेरे पास जगह है, लेकिन जो आगे वाला फार्मर आता है 50,000 किलो के बाद, मैं उसका आलू नहीं खरीद सकता हूं। लीगली नहीं खरीद सकता। इलीगली तो क्या होता है वो छोड़ दीजिए, लीगली आई कैन नॉट परचेज इट, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉकिंग कैपेसिटी है वो तो है, बट लॉ डजंट अलाउ मी। और ऐसी चीजें जो कि परचेबल आइटम नहीं है, जो मैं 2-3 साल रख सकता हूं। अगर आज देखो क्या होता है, हमेशा चीज है, बीइंग अ बिजनेसमैन, मुझे कमाना है। अगर मैंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ, 2 रुपए डाल रहा हूं, 2 रुपए तभी डालूंगा जब मैं 4 रुपए कमाऊंगा। तो अगर आज कांदा सस्ता है, आज अगर आलू सस्ता है, अगर आज चावल सस्ता हो गया, क्योंकि बम्पर फसल है। देखो, हर साल फसल तो बम्पर होती नहीं है। आपको पता है कि इंडिया में हर 4-5 साल में एक बार ही बम्पर फसल होती है, बाकी साल में बाढ़ या सूखा होता रहता है। तो अगर एक साल बम्पर फसल हुई है, आप देखिए उस साल कितना अनाज वेस्ट होता है। आप देखिए वीडियोस कि खुले आसमान में गेहूं, चावल सड़ जाता है। किसान टमाटर ऐसे ही, आलू ऐसे ही, प्याज ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि स्टोर करने के लिए जगह नहीं है और कोई खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि लॉ बोलता है कि यू कैन नॉट स्टोर मोर देन सम क्वांटिटी। तो ये जो एक्ट है, इससे बोला है कि अंडर एक्सेस प्रोडक्शन सिनेरियो, इट इज मेंशन आइडियल सिनेरियो में हम ट्रेडर्स को, हम स्टॉकिस्ट को अलाउ करते हैं, दे कैन स्टोर एज मच एज दे कैन। वो उतना भी स्टोर करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल है। अगर मार्केट में सप्लाई कम होती है तो दे हैव टू रिलीज, दे कैन होल्ड इट, बट दे कैन स्टोर। अगर एक्सेस में अनाज आया हुआ है, खराब होने से अच्छा कोई खरीद ले। अभी विपुल भाई, आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है, मैं रख सकता हूं, लेकिन लॉ बोलता है मैं रख ही नहीं सकता हूं। आपके यहां पड़े खराब हो गया। आप समझ रहे हो बात को? तो इसको हटाने के लिए ये एक्ट लाया हुआ है। अभी तीनों एक्ट तो आपको समझ गए, ये है सिंपल चीज। अभी बताइए पहली चीज, इसमें एमएसपी कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं। अभी इसमें जो मेन चीज है, कहां पे लोगों का इशू है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं इसका एक दूसरा ही व्यू पे बात करूंगा। मैं अभी विराम देता हूं फार्मर्स बिल पे, मैं आता हूं डिमोनेटाइजेशन पे। मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में। सबसे पहला ऑडियंस क्या आया था? ब्लैक मनी पे उन्होंने वो एसआईटी बिठाई थी। फर्स्ट
first audience of Modi government 2014 was they got a SIT on black money. तो वहां पे हमारी मंशा तो साफ कर दी मोदी जी ने कि उनको क्या करना है। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने एक योजना लाई, बोला कि गवर्नमेंट, और बोला लोगों को अगर आपके पास काला पैसा है, ब्लैक मनी है, आप लाइए, हमको डिक्लेयर कीजिए, फाइन भरिए एंड उसको व्हाइट में कन्वर्ट कीजिए। एक डेडलाइन दी पार्लियामेंट में। मिस्टर राहुल गांधी जी ने बोला कि गवर्नमेंट की ये फेयर एंड लवली योजना है, जो कि सबको पता है, ये उसी पे बोला गया था। फिर मोदी जी ने क्या किया 2 अक्टूबर को 2014 को उन्होंने ये स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया, और उसके बाद उन्होंने किया जनधन की योजना प्रारंभ। जनधन की योजना के बाद उन्होंने दोबारा एक और बार अल्टीमेटम दिया सभी लोगों को कि अगर आप इस तारीख तक अपना काला धन 50% पेनल्टी पे डिक्लेयर करना चाहो, करो, यू आर फ्री। अब देखिए, यू कनेक्ट द डॉट्स। एक साल पूरी मेहनत करने के बाद 2014 से लेके 2016 तक 2 साल, बराबर 2 साल मेहनत की, प्लेटफॉर्म बनाया। फिर 2016 8 अक्टूबर, आई एम राइट, आई थिंक 8 नवंबर 8 PM को उन्होंने भाई और बहनों बोलने के साथ में ही 12 बजे से 12 बजा दिए, बस बजा दिए। ठीक है, मैं उसके सपोर्ट में हूं। लोग बोलते हैं इट वाज वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन। मैं बोलता हूं भैया, आपके ऑप्शन क्या था? ऑप्शन क्या था कि बस उन्होंने 2 साल तैयारी की है, सब कुछ किया, प्लेटफॉर्म बनाया है, बैंक के खाते खोले, लोगों को इतनी बारी अल्टीमेटम दिया, भैया पैसा लाओ, तुम्हारा रेगुलाइज करो और लेके जाओ व्हाइट मनी। लोगों को उसको फेयर एंड लवली बोलने में टाइम नहीं लगा, लेकिन बाद में 4000 रुपए निकाले, एक बारी एटीएम से निकाले, और दोस्त अभी तक वो 4000 रुपए पे ही जी रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि होमवर्क अच्छा किया था। 2 साल के बाद उन्होंने वो बिल इंप्लीमेंट किया, लेकिन फार्मर्स बिल में इन्होंने होमवर्क नहीं किया। इन्होंने बिल बनाया 8 राज्यों से, ऑलमोस्ट 8 से 9 राज्यों के सीएम वर द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। उसमें से पंजाब एक था, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज द पार्ट ऑफ दिस कमेटी हु ड्राफ्टेड दिस बिल। अभी आप अमरिंदर सिंह बोलेंगे कि मुझे पता नहीं है, उसको पता था बिल के बारे में, वो कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली चीज है। लेकिन ये सबसे पहले हमको एक और चीज सोचना पड़ेगा, बिल आया क्यों? किसान की दशा बदलने के लिए, किसान को फायदा देने के लिए। ठीक है, तो किसान को फायदा, दैट वाज द मेन मोटिव। अगर देखा जाए बिल का, उस बिल का क्या मोटिव था कि किसान को फायदा हो, तो उन्होंने उस सिस्टम को पढ़ा नहीं है। आपने होमवर्क प्रॉपरली किया नहीं, आपने किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, किसानों से आपने वार्तालाप किया नहीं, आपने बड़े लोगों के बीच में लिया। हाँ, मैं मानता हूं बिल, इससे अच्छा बिल नहीं हो सकता था। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। एक होता है कि भाई चॉइस क्या थी, यहां भी कोई चॉइस नहीं थी, बट प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया जा सकता था। प्लेटफॉर्म में 2 चीजें हैं जो कि बहुत पुरानी डिमांड है किसानों की। एक है किसान आधार कार्ड। किसान आधार कार्ड ऐसा एक टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है जो कि बोलेगा कि एबीसी पर्सन, जो राकेश गंजू एक किसान है और उसके पास एज ऑन डेट, मतलब जैसे मैं खरीदूंगा बेचूंगा जमीन, इट विल बी लिंक टू माई किसान आधार कार्ड। इसके बाद इतनी जमीन है जिसमें से ड्राई इतनी है, वेट इतनी है, पूरा डिटेल होगा। तो किसी भी समय गवर्नमेंट को पता होगा कि राकेश की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। कॉमन सेंस है, अगर राकेश की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 टन है तो वो 10 टन नहीं बेच सकता। 1 टन को 1.5 टन कर सकता है, 2 टन भी कर सकता है, चलो 3 टन भी मान सकते हैं, लेकिन 10 टन नहीं कर सकता है। तो हो क्या रहा था, अभी मैं वापस आता हूं एपीएमसी एक्ट पे, यहां पे लिंक में। अभी क्या हो रहा था कि आप अनाज बेच सकते, 2 टाइप्स के अनाज होते हैं, एक होता परशेबल, एक होता नॉन परशेबल। परशेबल मतलब सब्जी, बाजी पाला जिसको बोलते हैं मराठी में, तो इसको हम सब्जी, परशेबल सब्जी, पत्ते वाली सब्जी मेजरली होती है। अगर आप उसके लिए आपके ऑप्शन नहीं है, आपको नियरेस्ट जितना जल्दी काट के जितना जल्दी बेचो उतना जल्दी ही, और कोई तरीका नहीं है सर। एक बारी वो निकल गया तो खत्म। तो उसके लिए किसान
अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता बेचने को, अहमदाबाद से पूना नहीं, उसको अहमदाबाद के इवन की एक मंडी से दूसरी मंडी नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो पता है दूसरी मंडी में बिका कि नहीं बिका, कम से कम यहां तो उसका डेली का कोई खरीदार है। ये चीजें भी मैटर करती है वहां पे। तो वहां पे एक तो हो गया वो, दूसरा हो गया जो नॉन पॉसिबल आइटम, जैसे गेहूं चावल हो गया, रागी हो गया, बार्ली हो गया, इतने सारे आइटम्स है। तो अब मैं पहले उनकी बात करता हूँ जहां पे बहुत ज्यादा कॉमर्शियली खेल खेला जाता है। छोटे जो जो बाजी पाले में उतना खेल नहीं होता है। उसमें क्या खेल होता है, मैं किसान हूं, मैंने एक ट्रैक्टर गेहूं उगाया, मैं गया ये जो फूड डिपार्टमेंट है उनके गोदाम में जहां पे हम गवर्नमेंट को अनाज बेचते हैं, वहां पे 1800 रुपए जो एमएसपी उन्होंने तय किया, गया और वहां पे बैठे हैं विपुल जी वहां के फूड इंचार्ज है, जो कि परचेज ऑफिसर बोल सकते हैं आपको। ओके, आपने मुझे इतना ही बोला कि भैया आज मेरे पास कंप्यूटर खराब है, कल आ जाना। ठीक है, अब मैंने किसी और से किराए पे लिया हुआ है, उस किराए का उसको डेली का 1000 रुपए देना किराया। मैंने कहा ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं, कल आ जाओ। कल मैं फिर से एक और 1000 रुपए दिया किराया। कल आप बोलते हो कि कंप्यूटर तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा जो असिस्टेंट है जो कि बिलिंग करेगा यहाँ जो वेट करेगा वो नहीं आया, तो कल का दिन भी गया। ऐसे ऐसे करके एक्चुअली आप जो परचेज ऑफिसर है वो बहाने मार रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली बोल नहीं सकता कि आप करना क्या है, वो आपको बहाने मार रहा है। और 5वें दिन आप मजबूर होते हो कि भैया मैं डेली डेली इतना भाड़ा नहीं सह सकता, मैं बार बार नहीं आ सकता, तो अब मैं क्या करूं। बाजू में है एक एजेंट के पास आप जाते हो, एजेंट को बोलते हो भैया मुझे गेहूं बिका दे, बोलते हैं रेट तो एमएसपी तो 1800 है, मैं आपको 1200 रुपए के हिसाब से दे सकता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब ये ऑलरेडी किसान 5 दिन से इतना त्रस्त हो गया, बोलता भैया किसी तरीके से अनाज बिके, क्योंकि बारिश का मौसम है आगे, खराब हो सकता है। तो 1200 के हिसाब से उसने बेचा, जो 1000 क्विंटल था, 1200 के हिसाब से 600 रुपए, 50% उसने लॉस खाया। अभी 1200 रुपए मिला उस एजेंट को, एजेंट ने बेचा ये 1600 रुपए उसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, क्योंकि इंटरनली ये सांठगांठ है। ठीक है, अब मैं यहां पे बोलता हूं कि अगर यहां पे किसान आधार कार्ड होता था, तो किसान आधार कार्ड ये बोलता था कि वो एजेंट एक किसान है कि नहीं है। अगर वो ट्रेडर है तो ट्रेडर कैन नॉट सेल टू गवर्नमेंट, पहली चीज है। अगर ट्रेडर को गवर्नमेंट को बेचना है तो पहली बात है ट्रेडर कैन नॉट सेल, ओनली वन किसान, ए फार्मर ही गवर्नमेंट को बेच सकता है। तो अगर किसान आधार कार्ड होता था, तो अगर उसके पास भी किसान आधार कार्ड होता था, तो दैट मींस ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं होती थी, क्योंकि जब भी आप बेचोगे आपका वो लाइसेंस या किसान आधार कार्ड पंच होने वाला है। तो अगर वो होता था तो यहाँ पे एक्ट क्या रखना था कि जो किसान आधार कार्ड जिसके पास है, ही कैन नॉट बिकम अ ट्रेडर, क्योंकि किसान को कुछ सहूलियत मिलती है, कुछ सब्सिडी मिलती है, कुछ फीचर्स मिलते हैं, कुछ रियायतें मिलती है। अगर आपको ट्रेडर बनना है, किसानी करते करते, तो सबसे पहली चीज आप वो राइट्स खोदोगे। जैसे कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा टोटल इनकम पे, जो कि अभी नहीं है। पहली चीज, आपको सब्सिडी पे यूरिया नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपको नीम कोटिंग यूरिया नहीं मिलेगा, आपको सब्सिडी के बगैर यूरिया खरीदना पड़ेगा। तीसरी चीज, जो आपको सब्सिडी पे बीज मिलते हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि यू आर ए ट्रेडर ऑल्सो, यू आर नॉट ओनली ए फार्मर। ठीक है, तो वो वहां पे एक अच्छा चीज होती थी। तो लेट्स अज्यूम कि ट्रेडर अलग है, फार्मर अलग है। अभी वो ट्रेडर है, अगर आपने उसको बेचा तो वो गवर्नमेंट को बेच ही नहीं सकता। तो दैट मींस कि जो मिडल मैन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं बेच सकता, तो वो आपसे लेगा ही नहीं। कॉमन सेंस है। जब ट्रेडर गवर्नमेंट को नहीं बेच सकता, जो बाबू वहां पे बैठा है वो भी छानकाट कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब वहां पे वो किसी किसान के साथ छानकाट कर सकता है। लेट्स अज्यूम आप और मैं 2 किसान हैं, आप उस बाबू के अच्छे खासे दोस्त हो, आपके साथ टाइप है, मेरा टाइप नहीं है। तो मुझे भी नाम बोला, मुझे उसने बोला कि भाई विपुल भाई के पास जा, शायद वो आप तेरा काम करवा देगा। मैं विपुल भाई के पास गया, मैंने अपना अनाज आपको बेचा। लेकिन आपके पास किसान आधार कार्ड है, किसान आधार कार्ड में लिखा हुआ कि विपुल हरिया का जो प्रोडक्ट की कैपेसिटी है वो 200 टन है। तो 200 टन के हिसाब से आप 250 या 300 टन का माल ही बेच सकते हो गवर्नमेंट को, उसके ऊपर आप बेच ही नहीं सकते हो। तो दैट मींस आप मेरा माल भी नहीं ले सकते हो। सर बोलते हैं कि निप द इविल इन द बड। आप ठीक आप देखो, सुधारना और ठीक करना 2 चीजें हैं।
सुधार रहे हो आप, लेकिन आप यू आर नॉट इरेडिकेटिंग द इशू। अगर आप ऐसा करते थे, इससे क्या होता था कि मिडिलमैन खुद ही मर जाता था। मिडिलमैन को बोलने की मतलब, हम मिडिलमैन को वहीं रखते रखते ही जिंदा रखे और उसको मार देते थे। अगर ये कुछ होता था तो वहां पे मिडिलमैन का काम, पहली बात एपीएमसी मंडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहले मैं कर रहा हूं जो फूड जो ये जो स्टोर होते, गोदाम होते, वहां की बात करता हूं मैं। तो वहां पे जो मिडिलमैन खत्म हो गया। अब आते हैं एपीएमसी मार्केट की बात। मंडी, जैसे कि पूना में अगर आप जानते हो मार्केट यार्ड एक मंडी है, जम्मू में अपना रवाल मंडी है, वैसे ही अहमदाबाद में कोई मंडी होगी वगैरह वगैरह जो भी है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको भी, आप शायद गए होंगे मंडी में, वहां पे बोली झोली रखती है, तो आप और मैं तो बोली वहां पे लगा नहीं सकते, आप उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। अभी क्या होता है मंडी में जब जाते हो आप, जो यूजुअल सिनेरियो है, आइडियल सिनेरियो, किसान अपना अन्न लेके जाएगा, वहां पे अन्न रखेगा, घंटी बजाएगा, बोलेगा भैया मुझे मेरा माल बेचना है। 10 ट्रेडर आएंगे, बोलेंगे सर 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 25 रुपए, कोई 30 रुपए, जो जिसे बोली लगाया उसको उस किसान ने माल बेचा। दिस इज द आइडियल सिनेरियो। अब ये ट्रक माल है, ट्रक माल को थोड़ी तराजू में तोलेगा भाई कितना किलो है। उसके लिए क्या होता है, मंडी में आने से पहले बाहर धर्म कांटा लगा होता है। धर्म कांटे में आपने ट्रक चढ़ाई, ट्रक के पेपर वो देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि आइडियल वेट, एम्प्टी वेट कितना है ट्रक का, या ट्रैक्टर का, वो पेपर में लिखा होता है। तो टोटल वेट कितना हो, उसमें से वो आइडियल वेट कम करके, सर जी आपका 200 क्विंटल का माल है। वो सर्टिफिकेट लेके वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके बोली के समय वो पेपर दिखाते हैं, ये देखिए मेरे माल का वेट कितना है। फिर एक बारी एक बारी उस ट्रैक्टर का दरवाजा, ट्रक का दरवाजा खोल के किसान वो थोड़ा बहुत माल दिखाते हैं ट्रेडर्स को। आइडियल सिनेरियो बता रहा हूं मैं। उसके बाद बोली चालू होती है, मैंने खुद देखी है, मुझे आई वाज ए पार्ट ऑफ इट, तो मुझे पता है ये चीजें होती है। लेकिन अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए धर्मकांटा वाला आ गया, एक उसने आपसे थोड़ा बहुत फीस लिया, वो उसका सर्विस दे रहा है तो फीस लेना ही है। अभी आपको माल को अनलोड करना है, क्योंकि माल, देखो माल बोली वहां पे जब माल बिकता है, कोई भी आपके ट्रक से अनलोड नहीं करता, अनलोड आपको खुद करना होता है, फिर वो लोड करते हैं। लोडिंग का पैसा उनका, अनलोडिंग का पैसा आपका है। तो आपको अनलोड के लिए भी वहां पे बंदे लगे होते हैं, उनको पैसा देना होता है। अब बात क्या होती है, जो बिचौलिए जो बीच में डाले, एक्चुअली बिचौलिए होने नहीं चाहिए थे, लेकिन टू हैव ए इंटरेक्शन बिटवीन, पता नहीं ना, आप अगर आप जाते हो, ये सिंपल चीज है सर, आप कभी आप एफिडेविट बनाने कुछ गए हो किसी कोर्ट के प्रेमाइसेस में इंडिया में, जैसे आप घुसते हो, वकील काले कोट वाले आपके पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, और वही आपको गाइड करते पूरा, सर यहाँ पे मिलेगा स्टैम्प पेपर, यहाँ पे वो मिलेगा, यहाँ पे, और आप 200 खुशी खुशी देने को तैयार होते हो, क्योंकि आपका टाइम बच गया। नहीं तो आप पूछे थे स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा। अगर आप पूना के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो शिवाजी नगर में, आप एक बार यहाँ पे जाइए, वहां पे मेन गेट से कम 15 मिनट आपको चलना पड़ेगा, तब भी आपको पता नहीं चलेगा स्टैम्प पेपर कहाँ मिलता है। व्हेन आई वेंट देयर फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग में ही, तो जो जैसे ही मैंने कोर्ट के प्रेमाइसेस में पैर रखा, वो वकील आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ा और लेके गए, स्टैम्प पेपर में खरीदा, आधे घंटे में पूरा काम हो गया, 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन मेरा टाइम बच गया। तो मुझे कोई हर्ज नहीं है वो 200 रुपए देने में, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए टाइम इज द मनी। सो वैसे ही वहां पे होता है, अगर आप जाते हो, सो जो मिडलमैन होते हैं, दे हेल्प यू टू गेट द थिंग्स डन। एजेंट जो बोलते हैं, आप टिकट निकालते हो, आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो, आप वीजा निकालते हो, आप किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास जाते हो, आप तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा खुद से भी निकाल सकते हो, निकालिए ना। फिर आप क्यों एजेंट के पास जाते हो? दो ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है, लोग डायरेक्टली भी वीजा अप्लाई करते हैं और एजेंट के पास भी जाते हैं। तो वैसा ही वहां पे असली जो आइडियल सिनेरियो एपीएमसी एक्ट है कि मिडल मैन विल बी देयर, इज ऑप्शनल वेदर यू गो वाया देम और नॉट। अभी लेकिन अभी क्या होता है, उनका एक पूरा एक सर्कल बन गया, उन्होंने वो गेम खेलना चालू किया, उसको बोलते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स, और वी कैन से अनएथिकल बिजनेस उन्होंने चालू किया कि अगर कल किसान आता है, भैया हम डिसाइड करेंगे तुझे कितने का बेचना है। तो अभी किसान क्या करेगा, किसान को एपीएमसी एक्ट लगता है, भैया वो इस मंडी के अलावा किसी और मंडी में बेचेगा नहीं। अब समझे, इस मंडी के अलावा किसी और मंडी में बेच ही नहीं सकता, वो उसको मजबूरी में उसी में बेचा होगा, क्योंकि एजेंट को पता है ये बंदा कहां जाएगा, आप पास तो आएगा, कहां जाएगा। इफ यू नो द कस्टमर इज इन नीड, आप कोई भी प्राइस लगा सकते हो सर। एक हैंड सैनिटाइजर मैंने $50 में लिया है, जो आज मैं $6 में ले रहा हूं।
एक मास्क मैंने $60 में लिया जो आज $6 में ले रहा हूं। तब किसी ने नहीं बोला ना, तब किसी ने रैली नहीं निकाली, वो ब्लैक कार नहीं निकाले, $60 में हैंड सैनिटाइजर, $50 में मास्क, तब तो किसी ने रैली नहीं निकाली। आप समझ रहे हो, ये सिंपल चीज है। उस समय उन कंपनी को पता था भैया बंदा नीड वाला है, तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए। वैसे ही उन एजेंटों को पता है, मिडलमैन को पता है कि बंदा कहीं जाने वाला नहीं है, तो वो कोई भी प्राइस लगाएंगे, वो दे देंगे। देखो अब एपीएमसी एक्ट में कुछ रियायतें दी गई है, अभी किसान की मर्जी है, वो कहीं भी बेच सकता है। अभी मिडलमैन को पता भैया मार्केट, अब मैं पूना की बात करता हूँ, मार्केट यार्ड मंडी में नहीं आएगा भैया, हड़पसर मंडी जाएगा, हड़पसर मंडी नहीं तो फिर पिंपरी मंडी जाएगा, पिंपरी मंडी नहीं तो तलेगांव की मंडी जाएगा। जब भाई ठीक है, अगर और भी कुछ है तो थाने की मंडी जाएगा, मुंबई की मंडी है, तो सही ना ऑप्शन उसके पास। तो वो एक डर हमेशा रहेगा, ठीक है, मोनोपोली नहीं रहेगी। मोनोपोली जब खत्म होती है तो कंपटीशन बढ़ता है, तो रेट्स अच्छे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में रेट्स किसान को अच्छे मिलेंगे। अब यहां पे हुआ क्या कि मिडलमैन को थोड़ा बहुत इन्होंने ऐसे एक्ट लाके ये सोच रहे हैं कि जो बोलती है रिफॉर्म कि हम मिडलमैन को खत्म, इन्होंने एक्चुअली इमेज ही गलत बताई। इन्होंने बताया कि हम मिडलमैन को खत्म करने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि चीज तीन में से एक भी आर्टिकल या मुझे ऑडियंस बताए जिसमें लिखा हो कि मिडलमैन खत्म होने वाला है। किस आइटम में लिखा हुआ है? किसी में नहीं लिखा हुआ है। सर आप जहां भी जाओगे, जिस मंडी में जाओगे, ये बोला है कहीं भी बेच सकता है। 80% से ज्यादा में आप मंडी में बेचोगे। आप सर आप किसान हो, गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू मेक ए फार्मर ए बनिया बनाने का वो नहीं कर रहा है। ये हम उसको ऐसा समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं किसान नहीं, किसान कभी भी 1-1 किलो माल नहीं बेच सकता। अगर मेरी कैपेसिटी लाख क्विंटल प्रोड्यूस करने की है, उसके बाद मैं दिन में 1-1 किलो बेचूं, तो मेरी पुश्ते नहीं कितनी पुश्ते जाएगी उसको बेचते बेचते, तो अगला माल में कब, अगला प्रोड्यूस में कब कल्टिवेट करूं? सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्ट, ऐसा नहीं होने वाला कि अगर इस मंडी में नहीं तो दूसरे मंडी में ही माल बिकेगा, और मिडिलमैन हमेशा रहने वाला। मिडिलमैन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम, ये जाने वाला नहीं है। हाँ, अब क्या होगा, अब वैल्यू बढ़ेगी किसान की। जब आपके ऑप्शन होते हैं तो वैल्यू बढ़ती, फिर मिडिलमैन बोलता भैया ठीक है, तो वहां मत जाना, ₹2 मुझसे ज्यादा ले लेना, नेगोशिएशन होगा। अभी ये चीज है। लेकिन अब जो ये हो गया एक चीज। अब बात आती है, ये चीज को गवर्नमेंट ने पूरी अच्छी तरह से बताया नहीं लोगों को कि क्या होने। जितना मैंने, जब मैं पहली बारी मैंने ये इस आइटम को पढ़ा, मुझे भी लगा कि उन्होंने मिडिलमैन को गोली मार दी, सर पे खत्म कर दिया मिडिलमैन को। ऐसा कहीं एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। एमएसपी खत्म हुआ है ऐसा कहीं लिखा नहीं है एक्ट में। एमएसपी स्टिल दियर। मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। अभी 2 एक्ट तो आपको साफ हो गए होंगे मेरे ख्याल से कि क्या है क्या नहीं है। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात में बोलते हैं कि बेस्ट एग्जांपल होती है जो आपके ऊपर बीती हुई होती है। तो मैं अपने आप से प्रारंभ करता हूं। मैं एक कश्मीरी हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। हमारा 2 टाइप्स की हम फार्मिंग करते थे, वेट एंड ड्राई। वेट मतलब जहां पे चावल उगाते थे, चावल उगाना, कश्मीर में गेहूं नहीं उगता था तो चावल उगता था ज्यादा, तो उसको हम वेट फार्मिंग बोलते हैं। तो वो हमारा उतना नहीं निकलता था जितना निकलता था। मेजरली हम 80-70% खुद साल भर का अनाज निकलता था, और 30-40% हम बेचते थे। उतना ज्यादा नहीं, वो लोकल मार्केट में बेचते थे। उतना ज्यादा नहीं होता था कि हम बड़े किसान थे। लेकिन जो सेब होता था, हम सेब बादाम और अखरोट, इसके हम बड़े व्यापारी थे, हम बेचते थे। अब हम अखरोट की बात और बादाम की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं आपको करूंगा सेब की बात। हम सेब कैसे बेचते थे? सेब मार्च अप्रैल के महीने में सेब के पेड़ को फूल लग जाते हैं। सेब के पेड़ को फूल लग जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, हम अपने जो बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि वी वर नॉट ट्रेडर्स, वी वर फार्मर्स। हम ट्रेडर्स को न्योता देते थे, आ जाओ हमारे बाग में देखो। वो हमारे बाग में देखते थे पूरा, हमारी जो उस फूलों को, जिसको कश्मीरी में हम फुलई बोलते हैं, उन फूलों को देखते थे और फूलों से अंदाजा लगाते थे कि भैया इन फूलों से कितना प्रोड्यूस निकलेगा। उसके बाद अगर मेरे बाग में 10 ट्रेडर आए, उसके बाद एक 1-1.5 घंटा हम उनको पूरे बाग में जाने देते हैं। उसके बाद बोलते चलो अभी बोली लगाओ। बोली लगती थी, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख। लेट्स अज्यूम 10 लाख पे डील डन होगी मेरे एक बाग की।
डील डन होगी 10 लाख पे, उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए। द मोमेंट आई रिसीव द मनी, आई एम नो मोर ओनर ऑफ दैट बाग। उस बाग का उस साल के लिए मेरा ओनरशिप खत्म। इवन आई कैन नॉट एंटर दैट बाग टिल द टाइम दे हैव टेकन द प्रोड्यूस, तब तक मैं एंटर भी नहीं कर सकता। वो क्या करते हैं, फिर अपने 2 वॉचमैन वहां पर लगा के रखते थे, जो कि उनके बाग का पूरा देखभाल करेंगे, दवाई उस साल की डालनी है, कुछ करना है, क्या करना है, वो सब कुछ खुद देखते थे। ठीक है, तो प्रोड्यूस आया, वो फिर वहीं पे फिर पेटियां, कागज वगैरह जो भी लाके उसी बाग में ही पैकिंग होती थी, बाग उसी से फिर ट्रक में लोड होके वो जाता था। जैसे ही उन्होंने पूरा लास्ट पेटी लोड की, फिर हमको बाग वापस दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे रिस्क होता है। रिस्क क्या था कि आपको ये पता होगा कि जब भी गर्मी आने वाली होती है तो ओले पड़ते हैं, यहां भी पड़ते हैं, इंडिया के बहुत हिस्सों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जहां जहां पे एक्सट्रीम ठंडी होती है वहां पे ओले भी पड़ते हैं। तो कश्मीर में ओले बहुत पड़ते थे उसी मौसम में, अप्रैल और मई के महीने में ओले पड़ते हैं। तो अगर ओले ज्यादा पड़े, बड़े ओले पड़े, तो फूल उससे गिरते हैं। अगर आपके फूल, अगर किसी बाग के 50% फूल गिर गए ना, समझ लो जिसने भी वो बाग खरीदा होगा वो लॉस में चला गया। तो वो एक रिस्क फैक्टर रहता है, इसीलिए रेट ज्यादा नहीं मिलता था। अगर मैं उनको नहीं बेचूं, मैं खुद से करूं, मैं 10 लाख के बदले 20 लाख कमा सकता हूं। लेकिन एक हेडेक है। देखो 6 महीना मुझे हेडेक ही नहीं है, मैंने पैसा ले लिया, बाग को आग लग जाए कोई टेंशन नहीं है, सुकून से मैंने 10 लाख रुपए लिए, 10 लाख को मैं कुछ कर सकता हूं। पहली चीज, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी वही 2 ये वॉचमैन लगाने पड़ेंगे, दवाई दारू करनी पड़ेगी, फिर पैकिंग के लिए बंदे बनाने पड़ेंगे। अब मुझे फिर से मिडलमैन के चक्कर में पड़ो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कहां पे बेचना है। भैया हमारे अपने काम होते हैं, एक ही थोड़ी है। किसान के पास थोड़ी गेहूं उगाता है, किसान एक गेहूं खत्म नहीं, एक फसल खत्म नहीं, दूसरा चालू, दूसरा खत्म नहीं, तीसरा चालू। और हमारा इस साइकिल, एक ही खेत नहीं होता है, 10 खेत होते हैं, और हर फसल एक कटने के बाद दूसरी काटनी होती है, दूसरी काटने के बाद तीसरी काटनी होती है, तीसरी के बाद चौथी काटनी होती है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बता रहा हूं कि हम बचपन में सर 1980 की बात कर रहा हूं मैं, 1982, 83, 85 की बात कर रहा हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है लोगों को पता भी नहीं होगा, नाम नहीं पता होगा, तब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक आयोग, जो मैं चाहता हूं, एक आयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे हैं, मेरे साथ भी एक हुआ है कि जो मैं ऑफिशियली यहां पे नहीं बता सकता हूं, जहां पे एक बड़ी कंपनी के साथ मेरा पाला पड़ा और मुझे केस सीधे हमको हारना पड़ा वो केस। मतलब क्या करूं, और कोई चारा नहीं था, जो कि केस हम जीत सकते थे, लीव इट। तो अगर एक किसान है, कुछ भी देखो, एक एग्रीमेंट होता है, जब एक भाई और भाई में जब कुछ अनबन होती है, पिता और बेटे में अनबन होती है, पति और पत्नी में अनबन होती है, तो दो लोगों में अनबन क्यों नहीं हो सकती? एग्रीमेंट हुआ, बाद में नहीं बनी उनकी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो डिफाइन ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप क्लॉज पढ़िए, उसमें कहीं भी वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा ही नहीं है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो डिफाइन करो, और उस केस में क्या होगा वो डिफाइन करो। और तीसरी चीज देखो, अगर एबीसी कंपनी, बड़ी कंपनी, वॉलमार्ट कल मुझसे एग्रीमेंट करती है, वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, उतने का तो मेरा फार्मिंग प्रोड्यूस का वैल्यू नहीं है जितने का उनका लीगल डिपार्टमेंट होता है। तो उनके पास इतने पैसा होता है कि वो लीगल डिपार्टमेंट को उसी चीज के लिए पैसा देते हैं, भैया एग्रीमेंट बनाओ अपने हमारे हक में। पॉइंट्स का सर, पॉइंट मैं आपको एक स्मॉल चीज बताता हूं, लीगल चीजें क्या होती है। यूएसए में आपको पता है कि एक एक्ट है, उसके तहत यूएसए की कोई भी स्टेट अगर चाहे तो यूएसए से अलग हो सकती है, अपनी आजादी ले सकती है। ये एक एक्ट है यूएसए में। उसके तहत टेक्सास में आई थिंक 94 95 की बात है, मुझे पूरा याद नहीं है, उन्होंने उनके सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि हमको यूएसए से अलग होना है इस आर्टिकल के तहत। ये हमको संविधान का ये आर्टिकल है, ये हमको अलग होने का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला? आपने एक्ट को समझा नहीं। एक्ट बोलता तो ये है, लेकिन समझाता ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन नहीं बची है तब। अब वो कहां लिखा हुआ है? सिंपल लाइन आप पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। लेकिन
उसको समझाया वैसा आ जाता है। इसलिए बताता हूं, जो लीगल लैंग्वेजें होती है सर, वो नॉर्मल बंदों को नहीं समझ आती है। नॉर्मल बंदा बोलेगा ये तो भाई एक बस कव हैज 4 लेग्स 1 लॉन्ग टेल, ये लिखा हुआ है। लेकिन भाई वहां पे कव कव नहीं है, वहां पे कव ऑक्स भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, ये किसान के मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मुझे समझ नहीं आती लीगल टर्मिनोलॉजी, अब किसान को क्या समझ आएगा? तो वहां पे एक आयोग होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आयोग, जो कि ये सब एग्रीमेंट देखे। और अब दूसरी चीज यहां पे क्या बताता हूं, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा किसको होगा? मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, क्या मैकडोनल्ड या वॉलमार्ट मेरे पास आएगा? उसको 10 एकड़ में उसको ट्रैक्टर भी नहीं चलता, हल से थोड़ी वो काम कर रहा है उसके। वो चाहता है कि बड़े बड़े मशीनों से काम करे। अब 4 एकड़ 5 एकड़ में कौन सी मशीन आएगी? उसको हजारों एकड़ की जमीन चाहिए होती है। अब इंडिया में आप बताइए हजारों एकड़ जमीन होती है कि किसी है बस? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि देखो ये क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूं कि एक बार एक हॉल में नकल हो रही थी। आगे वाले बंदे ने लिखा, उसने साइड में पेपर रखा, पीछे वाला बंदा बोल रहा है, पीछे वाले बंदे ने बोला मुझे दिखा, तो आगे वाले बंदे ने कहा कि अपना जो आंसर शीट लिखा हुआ था वो साइड में रखा और बोला उतार ले। एग्जाम खत्म हो गया। फिर आगे वाले ने बोला पीछे वाले को, भाई लिखा कि नहीं लिखा? बोला कैसे लिखता साले, तूने तो लाल पे इंक से लिखी थी, मेरे पास लाल पेन था ही नहीं। मतलब ये होता है कि अकल नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। आप वॉलमार्ट को देख के, आप मैक्सिको को देख के, आप यूएस को देख के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहां पे डालने वाले हो। लेकिन आप ये पहले देखिए कि उतने लार्ज स्केल पे क्या इंडिया में फार्मर्स हैं? यूएसए में या मैक्सिको में जो मशीनों से कल्टिवेशन होता है, वो मशीन विद इन आवर्स हजारों एकड़ जमीन से कल्टिवेशन का वो धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं। आप वो मशीन अगर यहाँ आएगी, वो थोड़ी 2 एकड़ पे चलने वाली है। इंडिया की खेती ट्रैक्टर के ऊपर कहां गई? आप बताइए, ट्रैक्टर के ऊपर कहां पे है? कहां पे ऑटोमेटिक वो जो कटिंग मशीन है इंडिया में? मैक्सिमम मैंने देखा ट्रैक्टर ये और ये हल। जब हमारी मेंटालिटी ट्रैक्टर के ऊपर नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके क्या करें? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एज ऑफ नाउ इज नॉट फिजिबल इन इंडिया। बहुत कम जगह फिजिबल है। अगर आपको इसको फिजिबल करना है तो हमको कोएलिशन करना पड़ेगा। कोएलिशन मतलब कि 5-10 किसानों को मिलके एक कंपनी को देना पड़ेगा। अब 5-10 किसान ऐसे नहीं मिल सकते। तो अगर एक गवर्नमेंट एक आयोग बनाता था, जिस आयोग के पास जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था पहले, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे अप्लाई, अगर आपको जॉब चाहिए, यू गो देयर, यू अप्लाई, यू विल गेट अ जॉब। ठीक है, जब भी जॉब होगा आपको ईमेल आ जाएगा। वैसे ही ये रहता है। इफ यू आर ए फार्मर एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यू विल रजिस्टर योरसेल्फ विद द आयोग। आयोग के बाद जब जब रिक्वायरमेंट आएगी, वो आपको फोन करेगा, ईमेल करेगा, भैया मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अपॉर्चुनिटी है, करना है क्या? वो है ही नहीं। आप इतना बताइए, जब ये कंसल्टेंसी से आप जॉब लेते हो, तो जो ऑन बोर्डिंग वगैरह सब कुछ कंसल्टेंसी आपकी कितना ध्यान रखती है? फोन करती, इंटरव्यू पे गए क्या, फिर आप ज्वाइनिंग हुआ क्या, 3 महीने तक वो आपको डेली फोन करेंगे, क्योंकि उनको 3 महीने बाद ही पैसा मिलता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप खुद से करो, नहीं सर। इवन कि जब मैंने जब स्टार्ट किया था, जब जॉब ढूंढता था मैं बीच में, तो एक बार तो इंटरव्यू के दिन मुझे भूल गया था, मुझे सुबह फोन आया कंसल्टेंसी का, सर आपका आज इंटरव्यू है। तो ये वो आयोग की तरह, अगर आयोग नहीं होगा आपको हेल्प नहीं मिलेगी। एक आयोग बहुत ही जरूरी है। तो ये दो चीजें जो कि पहले इनको प्लेटफॉर्म बनाना था, ये एज इट इज बिल को लाना था, एज इट इज बिल। लेकिन 1 साल के बाद 1 साल और काम करना था। प्लेटफॉर्म पहला, मैं अभी समराइज करूंगा। किसान आधार कार्ड, जो कि बताएगा कि एक किसान, हु इज किसान एक्चुअली, अभी हु इज किसान, हु इज फार्मर, ये आपके 7-12 से पता चलता है। महाराष्ट्र में 7-12 बोला जाता है, गुजरात में 7-12 बोला जाता है। आप नॉर्थ में जाओगे तो इंतकाल नहीं है, इंतकाल बोला जाता है, ये उर्दू वर्ड है। तो जम्मू वगैरह जाओगे, वहां इंतकाल बोला जाता है। तो ये क्या रहता है कि इट्स नथिंग, ये 7-12 है, जो कि बताता है कि आपकी जमीन जो है एग्रीकल्चरल है कि नहीं है। इफ यू आर ओनिंग एग्रीकल्चर लैंड, यू आर ए फार्मर। व्हाट इज दिस? इफ यू आर ओनिंग ए कार, यू आर ए ड्राइवर, irrespective whether you know driving or not. What it's totally ridiculous definition of a farmer. Farmer is that person as per the Constitution of India as of now who is owning farming land, agricultural land. तो that means सबसे बड़ा फार्मर तो फिर आपको पता ही है कौन, ये गुड़गांव का कौन बंदा होगा?
हैं? तो फिर तो वो फार्मर है। महाराष्ट्र में कौन है वो आपको पता ही है, तो फिर तो वो फार्मर है। तो फार्मर की डेफिनेशन पहले डिफाइन करो सर। फार्मर कौन है? वो कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड ओन करता है, कि वो कि जो प्रोड्यूस करता है। तो वही चीज दे हैव टू कम अप विद ए किसान आधार कार्ड, जिसमें दैट विल डिफाइन हु इज फार्मर एंड वो क्या प्रोड्यूस करता है और कितना प्रोड्यूस करता है। जब भी खरीद फरोख्त होगी उसकी प्रॉपर्टी की, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जिससे गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा कि भैया कितना है। अभी गवर्नमेंट का एक और मैं बताता हूं आपको, एक रिसेंटली उन्होंने एमएसपी पे उन्होंने एक वाहियात सा, मैं बताता हूं वाहियात सा, उन्होंने एक ये वक्तव्य दिया कि अगर हम एमएसपी देते रहे तो हमारा बजट के ओवरशूट हो जाएगा। ये आप अपनी कमजोरी बता रहे हो कि आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हो? आप सच बताइए। हाँ, मैं मानता हूं ये सही हो सकता है कि अगर हम सबको एमएसपी देते रहे तो हमारे पास बजट नहीं है, तो ये आप किसका आप डोर नगाड़ा बजा रहे हो? अपनी विफलता का? सर ये बोलने की चीज होती है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे वक्तों पे जिसने भी बोला ये। आप उसको ठीक कीजिए। कैसे बोल सकते हो आप? क्या एक्सपोर्ट नहीं करते हो आप? सर कितना 40% इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, वो पैसा भी तो काउंट करो आप। यू कैन नॉट ट्वीक द फिगर्स। पहली चीज, एमएसपी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया कितना कंज्यूम करता है। एमएसपी का मतलब यह है कि टोटल कितना खरीदा जाता है, उसमें से बाहर भी तो एक्सपोर्ट होता है। आप एक अनपढ़ को ऐसा बता सकते हो, लेकिन जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, उसको आप ऐसा बोलोगे एमएसपी अगर देते रहे तो हमारा बजट ओवरशूट हो जाएगा। तो मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे वक्तव्यों पे। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे ये देखो, इट इज नियर ट्रूथ बट नॉट अ ट्रूथ। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, बट इसको एक अच्छे तरीके से रखा जा सकता था। आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए आप ऐसे वक्तव्य देख के अपने आप को मीडिया से दूर नहीं कर सकते हो, प्रश्नों से दूर नहीं कर सकते हो। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने कुछ किया है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपने कुछ गलत किया सर। बहुत सही बिल है, लेकिन जल्दी ला दिया सर। इतना बताऊं, पानी पीना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। खाना खाने के बाद पानी पियो। खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पानी पिया जाता है। टाइम है सर, हर एक चीज का टाइम है। ऑपरेशन के बाद आप पानी पियो, नहीं पी सकते हो। ये वही चीज है, ये टाइमिंग गलत है। आपने पहले प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया और आपने ट्रेन खड़ी कर दी। और जब आपको पता है कितने स्टेशन पे इंडिया में प्लेटफॉर्म नहीं है, कैसे कितनी मुश्किल दिक्कत होती है उतरने में। ये वही वैसा ही बिल है। ये प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया और आपने ट्रेनें चालू कर दी है। तो ये दो चीजें। और लास्ट में लेट मी समराइज इट। मैं अपने भारत जो प्रवासी भारतीय है मेलबर्न में या पूरे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, मोदी से कुछ दिक्कत है, तकलीफ है, तो उसको आप प्रकट करो। मैं भी एक फैन हूं मोदी का, लेकिन यहां पे मुझे पता है कहां पे गलत है, कहां पे सही है। मैंने बता दिया विद फैक्ट्स। वैसे आप भी विद फैक्ट्स बात कीजिए, जैसे मैंने फैक्ट्स रखे हुए हैं, रादर देन यू डूइंग समथिंग, आप किसी को गाली देना। इवन कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं जब वो पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को। टोटली ये सभ्यता नहीं बोलती है, हमारी सभ्यता ये नहीं बोलती है। जब हमारा एक हिंदुत्व ये सर्व धर्म संभाव बोलता है, विश्व वर्ल्ड इज वन फैमिली बोलता है, तब ये किसी को हम नाम नहीं रखना है ये बोला जाता है। हमारे बच्चों, हमारे जन्म से मुझे बताया जाता है कि आप बोल के बात करो। आप दुश्मन से बात करते हो, उससे भी आप बोल के बात करो। तो आप राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोल रहे हो? किसी ने मोदी को कुत्ता बोला है या क्या उनकी दलाल बोला, जो भी बोला, दैट वो उन्होंने गलती की है, वो उसके भी मैं खिलाफ हूं। लेकिन मैं बीजेपी के भी खिलाफ हूं कि वो ऐसा बोलते हैं। तो वैसे उसी हिसाब से मैं अगर मैंने बीजेपी को अभी इस बिल के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि बिल में जो खामियां थी मैंने वो बता दी है। अब मैं बताऊंगा कि इसमें मिसकंसेप्शन क्या है जो कि लोग बता रहे हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि बोलते एमएसपी खत्म होगा। तीनों एक्ट मैंने आपको पढ़ा के दिए, एक एक लाइन मैंने पढ़ा हुआ है, एक एक शब्द मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एमएसपी खत्म होगा। लेकिन
जो लीगल जुडिशरी की बात मुझे भूल गई थी बोलने, यहाँ पे उन्होंने फार्मिंग को जुडिशरी से बाहर रख दिया हुआ है, जिसके मैं खिलाफ हूँ। अभी क्या हुआ है, अगर आपका कोई भी केस होता फार्मिंग के रिलेटेड, ये पहले कोर्ट में ये इसको सिविल केस माना जाता था, लेकिन अब ये सिविल केस नहीं माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड अंडर फार्मिंग एक्ट, जो कि एसडीएम के अंडर आएगा, तो एसडीएम उस केसों को देखेगा। अभी आपको ही पता है इंडिया में अफसरशाही कितनी चलती है, तो एक अगर एसडीएम के अंदर आ गया तो एसडीएम इज नथिंग बट द गवर्नमेंट इटसेल्फ। जिसकी गवर्नमेंट होगी वो उसका एसडीएम हो गया। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि उस केस का सही से सही सॉल्यूशन निकलेगा? कहीं भी आप करेंगे, यू कैन नॉट इंश्योर कि सही से सही सॉल्यूशन मिलेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है, जो कि ऑलरेडी मैंने सुना है कि अभी ये वापस एक उसको सिविल मैटर में लाने वाले हैं, जो कि गुड इज ए वेलकम स्टेप। लेकिन इतना नहीं, तो इनको तो इस समय मैं ये बता पाऊँ एसडीएम का जो एक नॉन ये जुडिशरी जो एक्ट था वो अभी हट गया, जितना मैंने सुना कि अभी आज आई थिंक वो पास होने वाला है। तो वो तो चलो ठीक, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर बोला नहीं। तो पहला जो मिसकंसेप्शन था एमएसपी कहीं भी, मेरे किसान भाइयों जो भी यहाँ पे है, जो किसान के समर्थक है, उनसे मैं यही बताऊं कि एमएसपी कहीं भी खत्म नहीं होने वाला है। कि एमएसपी के बारे में इस एक्ट में कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें जो बातें थी मैंने बोली है, इसमें क्या कमी थी वो मैंने बोल दी है, क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स थे, प्रोज एंड कॉन मैंने दोनों बोला है। इसमें जो गलतियां हैं, दो ही गलती है, इसमें किसान आधार कार्ड का जिक्र नहीं है, जो कि होना चाहिए, जो कि जरूरी है, और वर्स्ट केस सिनेरियो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, जो कि होना चाहिए। जब तक ना ये दोनों इस बिल में या किसी नए बिल के द्वारा लाई जाए, तब तक इसका जो प्रभाव है हम पूरी तरह से हमें नहीं मिलेगा। हमारे किसान भाइयों को इसका पूरी तरह से ये प्रभाव इसका नहीं मिला। लेकिन मैं उसके साथ ये भी बोलना चाहता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो किया है। ये वही बिल है जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। ये वही बिल में कुछ भी चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है सर, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ये किसी का धंधा चौपट करने के लिए बिल नहीं बना हुआ है। तो लेट्स सपोर्ट दिस बिल, बट लेट्स रेज आवर डिमांड, लेट्स रीच आवर गवर्नमेंट एंड टेल देम कि ऐड 2 more आइटम्स टू इट। इसको और स्ट्रांग बनाओ। इसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? किसान आधार कार्ड और वर्स्ट केस सिनेरियो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके लिए एक आयोग, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आयोग बनेगा तो सबसे अच्छा होगा। आई थिंक विपुल जी, आई वाज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन डिटेल।